हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूक्रेन वार। ये एक तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था एक तरीके से एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच हुआ था। इसमें जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ थे और इसमें रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस दूसरी तरफ से। इसमें एक तरीके से एक्सिस पावर की हार हो जाती है और एलाइड पावर की जीत होती है। एक तरीके से हम देखें कि रसिया ने नाजी जर्मनी को हरा दिया था और अमेरिका ने एक तरीके से इसमें जापान को हरा दिया था। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे क्रमशः एटॉमिक वेपन गिराए जाने से सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और वर्ल्ड के 5 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाए जाते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर देश हैं: यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, फ्रांस और चाइना। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कोल्ड वार शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और इस कोल्ड वार में एक फ्रंट पे लड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे फ्रंट पे लड़ता है एक तरीके से यूएसएसआर। तो उसमें हम देखते हैं जब कोल्ड वार की शुरुआत होती है तो ये कोल्ड वार जो है 1989 तक चलता है, जब तक यूएसएसआर का एक तरीके से विघटन नहीं हो जाता है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि कोल्ड वार जब शुरू होता है तो उस समय हम देखते हैं कि एक तरीके से यूक्रेन जो था वो एक तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। बाद में हम देखते हैं कि यूक्रेन जो है यूएसएसआर का भी एक पार्ट था, यूएसएसआर में यूक्रेन भी आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय जो वार हो रहा है वो रसिया यूक्रेन में ही हो रहा है, जो कि जबकि रसिया और यूक्रेन दोनों ही यूएसएसआर के एक पार्ट थे। तो अगर कहा जाए कि आखिर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन जो है होती चली गई जिसकी वजह से रसिया और यूक्रेन एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए और एक तरीके से दोनों में आपस में एक तरीके से वार शुरू हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कहना है रसिया का, कि रसिया इसमें क्या कहता है। तो रसिया हम जानते हैं कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है, यूनाइटेड नेशन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है। और उसमें हम जानते हैं कि रसिया जो है एक तरीके से कोल्ड वार में भी बहुत फेमस था। एक तरीके से सेकंड पावर ब्लॉक के रूप में जाना जाता था, फर्स्ट पावर ब्लॉक के रूप में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना जाता था। तो रसिया का कहना है कि जो है यूक्रेन आखिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और 4 अप्रैल 1949 में बनाया गया था, उसमें आखिर यूक्रेन को क्या ज़रूरत है कि वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक तरीके से ये पार्टिसिपेटर बने, उसका एक मेंबर बने। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रसिया एक तरीके से देख रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो मॉस्को से नाटो फोर्सेस की दूरी जो है बहुत कम हो जाएगी। जैसे यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे में ही नाटो फोर्सेस मॉस्को पे एक तरीके से कब्जा कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि रसिया हमेशा से एक तरीके से चाह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट और उसकी फोर्सेस को, जो नाटो फोर्सेस हैं, उनको एक तरफ से रसिया के बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर रखा जाए। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि रसिया ने हमेशा ही यूक्रेन का एक तरीके से विरोध किया है। यूक्रेन जब जब नाटो का मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन दिया है, रसिया ने उस पर हमेशा से एक तरीके से आपत्ति जताई है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप नाटो के एक मेंबर बने। दूसरे शब्दों में हम देखें तो रसिया चाहता है कि एक तरीके से उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो एक तरीके से मेंटेन रहे और उसकी सॉवरेनिटी भी एक तरीके से मेंटेन रहनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि रसिया ये चाहता है कि अमेरिकन फोर्सेस जो है एक तरीके से उसके जो कैपिटल है मॉस्को, उससे काफ़ी दूर तक रहें। हम जानते हैं कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी नाटो के मेंबर बन चुके हैं और हम जानते हैं कि फिनलैंड रो में है कि फिनलैंड को भी जल्द ही नाटो मेंबर की सदस्यता हासिल हो गई है। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि रसिया एक तरीके से बहुत परेशान है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो फोर्सेस की जो दूरी होगी वो रशियन कैपिटल से बहुत कम हो जाएंगी और मॉस्को जो है एक तरीके से प्रोन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट और उसकी मिलिट्री अलायंस के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि आखिर दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह है कि रसिया जो है एक तरीके से कस्टम यूनियन बना रहा है और उस कस्टम यूनियन में यूक्रेन भी एक पार्ट था। लेकिन अब यूक्रेन जब नाटो में शामिल हो जाएगा तो कस्टम यूनियन का बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब नहीं रह जाएगा। यूक्रेन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का भी एक मेंबर था जब रसिया टूट गया था 1989 में, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का एक मेंबर यूक्रेन भी था और रसिया भी एक मेंबर था। तो
CIS का मेंबर होने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट लेड नाटो का मेंबर बनने की आखिर यूक्रेन को क्या ज़रूरत है? और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से पूरी तरह से बदल जाएगी अगर यूक्रेन जो है एक तरीके से नाटो में शामिल हो गया। दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि जो है यूक्रेन का क्या कहना है? यूक्रेन का कहना है कि हम जो है एक तरीके से नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी है और यूनिटी और इंटीग्रिटी है कि हमारा डिसीजन है, एक तरीके से सॉवरेन डिसीजन है कि हम किसके साथ रहेंगे या किसके साथ नहीं रहेंगे। वो यूक्रेन का डिसीजन है, यूक्रेन में रहने वाले लोगों का डिसीजन है और इसको दूसरे देशों के द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए कि हमें किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ अलायंस नहीं करना है। दूसरी बात ये कि हम एक कम्युनिस्ट देश के प्रभुत्व के तले नहीं रहना चाहते हैं। हम एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं। जैसा ग्रोथ यूनाइटेड स्टेट ने किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया, ग्रेट ब्रिटेन ने किया, हम ऐसा ग्रोथ करना चाहते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूक्रेन का कहना ठीक भी है कि जितनी भी कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है उनका ग्रोथ रेट इस समय बहुत ही अच्छा है और वो इन्वेस्टमेंट भी लगातार यूक्रेन में कर रही हैं। और दूसरी तरफ से हम देखें तो यूक्रेन भी कहता रहा है कि हम जो है नाटो को ज़रूर से ज़रूर एक तरीके से ज्वाइन करेंगे, इसमें सिचुएशन चाहे जो भी हो। दूसरी परिप्रेक्ष्य में हम एक और बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट क्या चाहता है। यूनाइटेड स्टेट की अपनी पॉलिसी बहुत ही एक तरीके से होती है और उसमें यूनाइटेड स्टेट का अपना अगर इंटरेस्ट सॉल्व होता है तो किसी भी हद तक यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी चली जाती है। हम देखते हैं कि एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी इसमें एक तरीके से वेपन को सप्लाई करने की है। रसिया इस समय बहुत प्रॉब्लम में है क्योंकि रसिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बहुत से इकोनॉमिक सैंक्शन लाद दिए गए हैं और रसिया एक तरीके से इन इकोनॉमिक सैंक्शन को झेल नहीं पा रहा है और उसका कहना है कि उसकी लगातार इकोनॉमी जो है एक तरीके से डिप्लीट होती चली जा रही है और डिप्लीट होती इकोनॉमी को बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है और एक तरीके से उसे मदद लेनी पड़ रही है कम्युनिस्ट चाइना से। उसका ये कहना है कि अगर इसी तरह रूबल उसकी जो करेंसी है रसिया की वो डिप्लीट होती चली गई तो रसिया की परचेजिंग पावर जो करेंसी की रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी। इससे रसिया में बहुत ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लेशन आ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होंगी। तो दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि हम एक तरीके से रूस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे और दूसरी तरफ बात यह है कि हम जो है यूक्रेन को एक तरीके से वेपन सप्लाई करेंगे। तो ये दो प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी पे यूनाइटेड स्टेट काम कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट का ये भी कहना है कि हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है जो कि रसिया से एक तरीके से यूरोप को आती है एक तरीके से ऑयल सप्लाई के लिए, उस पे भी उसकी नज़र है। उसका कहना है कि इस समय यूनाइटेड स्टेट अगर हम इस समय देखें तो सेल गैस का एक तरीके से सेल ऑयल और गैस का बहुत ज़्यादा भंडार है। तो उस कड़ी में हम देखते हैं कि एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट भी चाहता है कि ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की जो डील है रसिया और यूरोप के देशों से एक तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये डील ख़त्म हो जाती है इन देशों से तो जितने भी यूरोप के देश हैं वो सेल ऑयल और गैस हमारा ही परचेज करेंगे। इससे यूएस की इकोनॉमी एक तरीके से स्ट्रांग होगी। तो यूनाइटेड स्टेट का ये पूरा रोल है। और दूसरी बात यूनाइटेड स्टेट का ये भी रोल है कि किसी तरीके से एक तरीके से अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा तो जो यूनाइटेड स्टेट की यूनिपोलर पॉलिसी है वो एक तरीके से सफल होती दिखाई देगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिपोलर पॉलिसी अगर हो जाएगी तो एक तरीके से रसिया डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। अगर रसियन बॉर्डर पे नाटो फोर्सेस पहुंच जाती हैं तो ये बहुत ही एक तरीके से डेंजरस स्टेप होगा रसिया के लिए और रसिया इसके बाद काउंटर ऑफेंसिव के मोड में नहीं रह जाएगा। यूनाइटेड स्टेट की पूरी पॉलिसी ये कहती है कि किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन को एक तरीके से वार में शामिल करना होगा जिससे यूक्रेन रसिया से एक तरीके से वार में लड़े और उसमें रसिया का बहुत सारा जो है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से तबाह हो रहा है और एक तरीके से रिसोर्सेज भी रसिया का बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को एक तरीके से खड़ा किया जाए, क्योंकि यूक्रेन ही एक दुखती रग है जिस पे हाथ रखने से एक तरीके से रसिया को एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर रसियन बॉर्डर पे नाटो फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो रसिया किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो एक तरीके से बारगेन कर सके यूनाइटेड स्टेट लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस के द्वारा। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से आगे आना चाहिए और इसमें कुछ देशों का एक तरीके से ग्रुप बनाना चाहिए कि आप लोग एक तरीके से देखिए इस युद्ध को और एक तरीके से इस वार को रोकना चाहिए। वार किसी के भी हित में नहीं है,
क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि रसिया का जो कहना है वो भी कुछ हद तक सही है। अमेरिका का भी जो रोल है एक तरीके से अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए वो एक तरीके से है, और रसिया तो ये कहता रहा है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। अमेरिका जो है अपने एक तरीके से इंटरेस्ट के लिए सब कर रहा है, और यूक्रेन का मानना है कि वो नाटो में एक तरीके से शामिल होकर रहेगा। तो उसका भी एक कहना है कि हम किसी भी तरीके से नाटो में शामिल होंगे। तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में इन सभी लोगों को इन सभी देशों को एक एक टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए कि क्या सलूशन निकल सकते हैं, क्योंकि इससे दो देश की इकोनॉमी एकदम जो है बिखर रही है और इसमें कोई भी सुधार नहीं आ पा रहा है। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।